गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान। बच्चों, अपने गृह विज्ञान के प्रथम अध्याय के विभिन्न अनुभागों को हमने क्रम से पढ़ा है और अगले क्रम में हम चौथे अनुभाग पे पहुँच चुके हैं, जिसमें मैंने विषय लिया है एंजल के सिद्धांत की व्यवहारिक कमियाँ एवं बजट में बचत का प्रावधान। पिछले स्लाइड में हमने एंजल के सिद्धांत को समझा था। जैसा कि उन्होंने बताया था, हमने समाज को 3 वर्ग में बांटा: धनी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग। तीनों वर्गों के लिए हमने व्यय के विभिन्न मदों के लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित किए थे। लेकिन जब व्यवहारिक रूप से इनके बजट को बनाया गया तो कुछ कमियां उसमें पाई गईं, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एंजल की बजट की आलोचना को यदि हम बिंदुवार समझें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि एंजल के नियम में उच्च तथा मध्यम आय वर्ग में भोजन की धनराशि कुछ अधिक है और मकान का किराया कम। जब हम एंजल के बजट को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उच्च वर्ग में और मध्यम वर्ग में भोजन की धनराशि लगभग आधी थी, 50% और 55%, जो कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वास्तविक जो धनराशि आती है वो काफ़ी अधिक आती है और मकान का किराया काफ़ी कम आता है, क्योंकि प्रतिशत दोनों वर्गों में समान रूप से उन्होंने दिखाया है। दूसरी व्यवहारिक कमी जो देखी गई एंजल के बजट में वो है कि एंजल के बजट में कपड़ों पर खर्च का प्रतिशत सभी वर्गों में बराबर दिया गया है। उन्होंने 18% सभी वर्गों पर खर्च दिया है, जबकि ये देखा गया है कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग दोनों ही निम्न वर्ग की अपेक्षा वस्त्र पर कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये व्यवहारिक कमी थी जिस पर कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगला पॉइंट, ईंधन, पानी, बिजली, इस पर भी आय वृद्धि के साथ साथ मध्यम व उच्च वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है, जबकि इस बजट में ये प्रतिशत समान दिया गया है। 5-5% तीनों वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि हम देखेंगे कि जैसे जैसे आय बढ़ती है ये प्रतिशत व्यय बढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिस पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और बजट में जब भी हम बजट बनाएं तो उसमें उस प्रकार से हमको परिवर्तन करना होगा। तो चौथे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि इस बजट में जो एंजल ने बजट दिया उसमें बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है। बचत यानी सेविंग। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी आय हो उससे कम ही हमें व्यय करना चाहिए, जिससे हम भविष्य के लिए कुछ पैसों को बचा सकें और हमें किसी से ऋण लेने की आवश्यकता ना हो। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए 3 प्रकार के बजट बताए गए। पहला बजट जिसे हम कहते हैं संतुलित बजट। संतुलित मतलब बैलेंस्ड। क्या अर्थ हुआ? इसमें इस प्रकार के बजट में जितनी भी अनुमानित आय है उसके बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है। मतलब जितना आय परिवार में हम ले आ रहे हैं उतना ही हम व्यय कर दे रहे हैं। तो इसमें हमें सेविंग प्राप्त नहीं होती है और इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। दूसरे प्रकार का बजट है घाटे का बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय अधिक होता है। मतलब जितनी आय आ रही है वह हमारा उससे कहीं अधिक हो जाता है। हो सकता है हमने किसी मद पर ज़्यादा खर्च कर दिया हो, तो ये बजट भी हमारे लिए अनुकूल नहीं होता। इस तरह के बजट में हमें समय के अनुसार ऋण लेने पड़ते हैं, जो कि परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है। तीसरा बजट का प्रकार है, उसे हम कहते हैं ये आदर्श बजट होता है, जिसे हम कहते हैं बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय सदैव कम रहती है। मतलब आय ज़्यादा होती है और व्यय उससे कम, जिससे हमारे पास कुछ भी भविष्य के लिए बच जाता है धन, जिसका कि हम और भी अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, परिवार का रहन सहन बढ़ा सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की और अधिक पूर्ति कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार के बजट हमने देखे। 3 थे जो हैं, जिसमें पहला है संतुलित बजट,
घाटे का बजट और बचत का बजट। इसको अगर हम पिक्चर के रूप में देखना चाहें तो ये बच्चों आपको समझने में और आसान होगा। ये देखिए, हमने एक बैलेंस लिया है जिसको हम तराजू भी कह सकते हैं। इसमें हमने ये रेड कलर से आय ली हुई है और ग्रीन कलर से व्यय लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करने के लिए जो लिया है उसमें लिखा है खराब स्थिति। क्यों खराब स्थिति है? क्योंकि ये घाटे का बजट है। कैसे हम समझ सकते हैं? यहाँ पर व्यय क्या है? बहुत ज़्यादा है। जब हम तराजू लेते हैं, बैलेंस लेते हैं, तो क्या होता है, जिधर ज़्यादा होता है वो हिस्सा क्या हो जाता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। तो व्यय हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो नीचे की ओर आ गया है, और आय जो है वो कम है, इसलिए ऊपर की ओर आ गई है। तो ये बजट क्या है? घाटे का बजट है। दूसरा देखिए बच्चों, ये है संतुलित बजट। इसमें आय और व्यय दोनों ही क्या हैं? समान रूप से बराबर हैं। तो ये जो बीच में दी गई है इसे हम क्या कहेंगे? संतुलित स्थिति। ना तो आय ही नीचे जा रही है, ना ही व्यय ऊपर जा रही है। तो इसमें जितने परिवार में जितना भी पैसा आ रहा है उतना ही हम खर्च कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार के बजट को हम कहते हैं संतुलित बजट। तीसरे प्रकार का बजट है, इसे हम कहते हैं बचत का बजट, मतलब जिसमें हम सेविंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? आदर्श स्थिति। कैसे आदर्श स्थिति? यहाँ पर आय है, आय क्या है? हैवी है, ये नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या है? हमारे परिवार में आने वाली आय ज़्यादा है और व्यय कम हो रहा है, इसलिए व्यय ऊपर की ओर दिखाया गया है। तो आय ज़्यादा है, व्यय कम है, इसका अर्थ ये है कि हमारे पास बचत की स्थिति है, और ये बजट हमारा आदर्श बजट कहलाता है। बचत को दिखाते हुए एंजल के बजट में तो हमारे पास बचत का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक इस प्रकार का बजट ला करके दिखाने की कोशिश की है जिसमें हमने बचत को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इस प्रकार का एक बजट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? व्यय की मद, जिसमें पहला है भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, सज्जा, मनोरंजन, विविध खर्च एवं बचत। सभी के सामने उनका प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे भोजन है, भोजन के सामने ये 35% दिया है, आवास के सामने 20%, वस्त्र 5%, और इसी तरह आगे उनके सम्मुख उनके प्रतिशत व्यय दिए गए हैं। तीसरे कॉलम में हमने राशि दी है। भोजन पर यदि हम 35% खर्च कर रहे हैं तो जो संपूर्ण राशि है 1 लाख, उसका हम 35,000 रुपये भोजन पर व्यय कर रहे हैं। नीचे आवास है, इस पर हम 20,000 रुपये खर्च करते हैं। वस्त्र है, इस पर हम 5,000 रुपये खर्च करते हैं। इसी तरह शिक्षा पर 5% के हिसाब से 5,000, चिकित्सा पर 3% के हिसाब से 3,000, परिवहन पर 8% के हिसाब से 8,000, साज सज्जा पर 3% के हिसाब से 3,000, मनोरंजन पर 5% के हिसाब से 5,000, और विविध खर्च जो कि हर परिवार में अलग अलग हो सकता है उसके लिए हमने 6% व्यय दिखाया है, और उसका मूल्य 6,000 रुपये आता है। यहाँ हमने बचत को लिया है, बचत हमारा हमने 10% लिया है, और जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये आता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुल योग जो है वो 100% आ रहा है, राशि पूरी 1 लाख रुपए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है हमारा बचत। तो ये इस प्रकार के बजट को हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें कि हम अधिक से अधिक बचत कर सकें और परिवार के लोग अधिक से अधिक संतोष और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। इसी को मैंने पाई डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है।
जैसा चार्ट में दिया था, भोजन पे हमने 35% खर्च किया है, आवास पर 20%, इसे हम पाई डायग्राम भी कहते हैं, वस्त्र पर 5%, शिक्षा पर 5%, चिकित्सा पर 3%, परिवहन पे 8%, साज सज्जा 3%, मनोरंजन 5%, विविध खर्च 6% और बचत हमारा 10%। तो ये आप देखते हैं कि जितने भी ये हमारे हैं मद, उन सभी में बचत हमारा सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इधर के मदों में देखते हुए बचत कितना दिख रहा है, 10%, और मुख्य मद हमारे जो हैं वो भोजन और आवास, ये हमारे 35% और 20% हैं। ये हर परिवार का बजट अलग अलग हो सकता है उनके रहन सहन के स्तर को देखते हुए और उनकी परिस्थिति को देखते हुए। तो इसी प्रकार का एक बजट आप भी बनाएंगे जिसमें कि आप अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार उस पर प्रतिशत निर्धारित करते हुए लगभग मिलता जुलता प्रतिशत जैसा कि मैंने आपको दिया है उसी के अनुसार आप भी अपने परिवार का बजट बनाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आपको करने की कोशिश करनी है। पहला प्रश्न है, एंजल के पारिवारिक बजट की व्यवहारिक कमियाँ बिंदुवार लिखें। जो भी कमियाँ आपको बताई गई हैं उन्हें आप पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बजट के प्रकार लिखिए एवं प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। बजट के तीनों प्रकारों के बारे में आपको लिखना है और सभी के गुण और दोष के बारे में लिखना होगा। तीसरा प्रश्न है, अपने परिवार का एक माह का आय व्यय का मासिक बजट बनाइए जिसमें बचत का भी उचित प्रावधान हो। सभी बच्चे अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार ही एक माह का मासिक बजट बनाएंगे जिसमें आय और व्यय को दिखाएंगे और बचत को भी उसमें रखेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।